हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन में मेसोपोटामिया जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है 5 अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहले वाले वीडियोस में हम जो है 1 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक देख सकते हैं या फिर आई बटन पर जाके उनको क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ जो इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जाएगा कि जो मेसोपोटामिया है उसको वर्तमान में इराक देश में वो ये इलाका है, तो ये एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पहाड़ भी हैं, इसके अलावा जो है यहाँ पे नदियाँ भी हैं, कहीं हरे भरे क्षेत्र हैं और कहीं रेगिस्तान भी है। तो ये मेसोपोटामिया जो है ये एक भौगोलिक विविधता वाला देश है, यानी कि विभिन्न प्रकार के इसमें भूमि और जो है मौसम वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। तो इसके जो पूर्वोत्तर भाग है वहाँ हरे भरे मैदान हैं और छायादार पेड़ और पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अब पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर जो है वो है पूर्व और उत्तर। तो यहाँ जैसे ये देखें दिशा सूचक दे रखा है, तो ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर है, तो इस साइड जो है हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, और इस जगह जो है वेस्ट यानी कि पश्चिम, और इस साइड जो है साउथ यानी कि दक्षिण होता है। तो पूर्वोत्तर की बात करें तो ये पूर्व इधर और इधर उत्तर, तो इनके बीच में जो है पूर्वोत्तर है, यानी कि ये जो पूर्वोत्तर भाग है तो ये जो है हरे भरे यहाँ पर मैदान हैं और साथ ही साथ इन मैदानों में छायादार पेड़ हैं। और इधर जो ये सफ़ेद रंग से दिखा रखे हैं ये क्या है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण जो है यहाँ फसलें अच्छी होती हैं। तो इसके अलावा जो ये 2 नदियां हैं दजला और फरात, उन्होंने इसको उपजाऊ भी बना दिया है। तो यहाँ पर ऊपरी जो भाग है यहाँ स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं और इन घास के मैदानों में जो घास और झाड़ियाँ जो उग आती हैं तो उनसे ये भेड़ बकरियाँ और अन्य पशु जो वो लोग पशुपालक पालते हैं वो इसी घास से अपना पेट भरते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन का भाग ऊपरी भागों में अधिकता के साथ होता है। इसके अलावा जो पूर्व में यानी कि पूर्व दिशा में इस साइड में जो सहायक नदियाँ हैं, दजला की जो ये है टिग्रिस की सहायक नदियाँ हैं, आप देख रहे हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो है परिवहन का अच्छा साधन है, क्योंकि जलमार्ग जो है वो सस्ते पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने और व्यापार करने और यात्रियों को पहुँचाने के लिए। तो ये परिवहन के अच्छा साधन थे। इसके अलावा ये दोनों नदियां दजला और फरात ने ये उपजाऊ ज़मीन को बना दिया था, क्योंकि नदियों के साथ जो मिट्टी बह के आती है बाढ़ आदि के द्वारा वो चारों तरफ फैल जाती है, जिससे वहाँ की भूमि जो है वो उपजाऊ हो जाती है और वहाँ पर जो है अच्छे पेड़ पौधे और फसलें उगाने से वो जो जगह है वो रमणीय और सुंदर भी हो जाती है। तो इस तरह से मेसोपोटामिया जो है अपनी भौगोलिक विविधता को लिए हुए है और एक बहुत ही खूबसूरत और धन धान्य से भरपूर जो है ये क्षेत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि मेसोपोटामिया में कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए, कि वहाँ पर कृषि किस प्रकार की, एग्रीकल्चर किस तरह की है। तो इसका उत्तर जो है हम इस तरह से देंगे। तो ये यहाँ पर जो है कृषि व्यवस्था जो है वो 7000 से लेके 6000 ईसा पूर्व के बीच में आरंभ हुई थी, यानी कि अभी जो है जैसे आपका 2020 चल रहा है तो उससे 7000 से लेके 6000 वर्ष पहले तक, यानी कि आप ये समझिए कि आज से 9000 से लेके 8000 वर्षों के बीच के काल में, तो ये जो है इतने साल पहले खेती का आरंभ हो गया था, यानी कि 8000 से लेके 9000 वर्ष पूर्व जो है कृषि का आरंभ जो है खेतीबाड़ी का इन लोगों ने कर दिया था, जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है।
तो यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो थी गेहूँ, जौ, मटर और मसूर। तो ये जो हैं यहाँ की मुख्य फसलें थी जो यहाँ के कृषक उगाया करते थे। इसके अलावा गर्मियों में ये खजूर के पेड़ जो आप देख रहे हैं, तो ये खजूरों के यहाँ पर काफ़ी पेड़ होते हैं और उन पे जो है खजूर जो है फल होता है वो अत्यधिक मात्रा में उगते हैं। तो इस तरह से इन्हें भोजन के रूप में खजूर भी काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जो उस समय की समकालीन अन्य सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उन सभ्यताओं के मुकाबले यहाँ जो है सबसे अच्छी खेती जो है होती थी। तो यहाँ अब आगे बात करते हैं कि जो ऊंचाई के इलाके हैं, यानी कि ऊंचाई के इलाके का मतलब जब जहाँ से ऊपर, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर है तो पहाड़ों की तरफ से जो ऊंचा भाग है उससे मैदानों की तरफ जो आते हैं, तो ऊपर के भागों की तरफ वहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है। तो जैसा हमने पहले कहा कि वहाँ पर पशुपालन करके लोग जो है अपनी आजीविका चलाते हैं। तो पशुपालन वहाँ का मुख्य ऊपरी भागों में लोगों का व्यवसाय है। और क्योंकि वो पशुपालन करते हैं तो पशुओं से उन्हें दूध और भेड़ बकरी वगैरह से उनको दूध, मांस और ऊन वगैरह प्राप्त होता है। तो इन वस्तुओं को वो विक्रय भी करते हैं। तो इस तरह से जो है ये पशुपालन उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। अब आगे जो है बात करें तो वो दजला और फरात जो है वो हमने देखा कि कई नहर धाराओं के रूप में बटकर नहरों के रूप में खेतों की सिंचाई करती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये दजला और फरात जो नदियां हैं, इनसे ये काफ़ी सारी धाराएं जो हैं बाहर को निकल रही हैं। तो ये धाराएं जो हैं वो वहाँ पे काफ़ी सारी झीलों का निर्माण करती हैं। इस तरह से जो जलधाराएं जिधर जिधर से होके बहती हैं तो उधर के खेतों आदि की वो सिंचाई के खेतों में सिंचाई करने के काम में आती हैं। तो इस तरह से, और साथ ही साथ ये धाराएं जो हैं परिवहन के भी काम में आती हैं। तो लेकिन कृषि के लिए जो है ये उपयोगिता ये है कि ये उनके सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। और अच्छी खेती जो है वो अगर होगी तो वो शहरी जीवन का आधार होगी। इसीलिए जो है इस भाग में काफ़ी बड़े बड़े शहर जो हैं, बेबीलोन, उरुक आदि जो है इस क्षेत्र में उस समय बड़े शहर थे। तो इस तरह से शहरी जीवन का आधार भी यहाँ की कृषि प्रधानता ही थी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था, विवेचन कीजिए। यानी कि मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण किस तरह से हुआ, किस वजह से हुआ और उसका क्या महत्व था, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसका उत्तर इस प्रकार पॉइंट्स में लिखेंगे कि खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी विकसित होने लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे कृषि काफ़ी विकसित थी तो खाद्य उत्पादन बढ़िया होता था। अब खाद्य उत्पादन बढ़िया होने के कारण आर्थिक स्थितियाँ जो थी काफ़ी अच्छी थी, यानी क्योंकि वो वस्तुओं के विनिमय प्रणाली थी तो वो अपने खाद्य उत्पादों को देकर दूसरी वस्तुएं जो हैं अपने उपयोग की ले लेते थे। तो इस तरह से आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो धीरे धीरे विकसित होने लग गई थी। और दूसरा है कि जैसे जैसे जो है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगा तो लोगों की ज़रूरतों की आवश्यकता वगैरह भी बढ़ने लगी, इसलिए धीरे धीरे वहाँ व्यापार भी बढ़ने लगा और ये क्षेत्र जो है व्यापार के केंद्र बन गए। और शहरी अर्थव्यवस्था जो है वो अपना हिसाब किताब उन्हें लिखना पड़ता था लेन देन की वजह से। इसी वजह से जो है लेखन कला का भी विकास हुआ, क्योंकि जब हिसाब किताब को लिखकर जो है एक रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित करना उनके लिए एक आवश्यकता बन गई थी। तो लेखन कला का भी इस वजह से विकास हुआ। और श्रम विभाजन जो है ये शहरी अर्थव्यवस्था में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब श्रम विभाजन से क्या मतलब है कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति शहर के अंदर अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता। आत्मनिर्भर का मतलब है कि वो अपने ज़रूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता, इसीलिए जो है उसको अन्य लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो
तरह से जो है वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है मिलकर सब एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो इसको जो है श्रम विभाजन कहा जाता है। तो ये श्रम विभाजन जो है शहरी अर्थव्यवस्था में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया और कुशल परिवहन व्यवस्था जो है इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब कुशल परिवहन व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है क्योंकि पशुपालन काफ़ी होता था, इसलिए भार ढोने वाले पशु भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में थे और लेकिन घोड़ा खच्चर वगैरह से सामान इधर से उधर ले जाना स्थल मार्ग से काफ़ी महंगा पड़ता था क्योंकि उसके चारे आदि की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ लोगों का सौभाग्य ये था कि दजला और फरात और उसकी सहायक जो नदियाँ थी उनके ट्रिब्यूटरीज थी वो जो हैं परिवहन का एक अच्छा साधन थी, क्योंकि जल मार्ग जो है जल परिवहन जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है क्योंकि जो नाव वगैरह होती हैं वो हवा के वेग से पाल आदि की मदद से चलती हैं, तो वहाँ पर किसी चारे आदि की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से जो कुशल परिवहन व्यवस्था थी उसने इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और धीरे धीरे जो है यहाँ पर शहरीकरण बढ़ने लगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन कीजिए कि लेखन कला का किस तरह से विकास हुआ, किस वजह से वो विकसित होती चली गई, उस पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर जो है उसका इस प्रकार होगा कि मेसोपोटामिया के लोग जो हैं वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। तो इस तरह के ये जैसे मिट्टी की पट्टिका दे रखी है तो इनके ऊपर जो है वो इसके ऊपर गीली मिट्टी से इनको बनाया जाता था और उसके ऊपर जो है सरकंडों से कीलाकार अक्षर बनाकर इन पे लिखा जाता था। तो चिकनी मिट्टी का जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता था और उसको जो है इस तरह से आकार में बनाकर थाप कर और उनको सुखाया जाता था। जब वो थोड़ी सूख जाती थी लेकिन काफ़ी पूरी तरह सूखने से पहले उनके ऊपर जो है लिखना पड़ता था। तो लिखने वाली जो है चिकनी सतह पहले बनाई जाती थी और फिर जो है उसके ऊपर सरकंडे की तीली की नोक से जो है पट्टिका पर लिखा जाता था। और लिखने के लिए जो है इस तरह कीलाकार अक्षर जो कील की तरह दिखाई देते हैं वो लिखे जाते थे और ये कीलाकार जो है अक्षर आपको दिख रहे हैं तो इनका सुमेरियन जो ये लिपि है इस तरह से है, जैसे ए के लिए इस तरह से BABCD आदि के लिए ये अक्षर जो हैं लिपि के विविध प्रकार के उस समय के दिखाए गए हैं। तो जब ये इनके ऊपर अक्षर इस तरह से अंकित कर दिए जाते थे जो कि एक चित्रलिपि की तरह थी, संकेत आदि के द्वारा जो है चित्रों को संकेत रूप में इस तरह से बनाया जाता था कि ये काफ़ी आर्ट का और बुद्धि का उपयोग करके ही इनको लिखा जाता था। उच्च बुद्धि वाले लोग ही इस लिपि का प्रयोग कर पाते थे और लिख देने के बाद जो है इसको इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा दिया जाता था। सूखने से इस पे जो अंकित होता था वो क्या होता था, पक्का हो जाता था और उसके ऊपर दोबारा उनको छेड़छाड़ करके उसमें कुछ मिटाकर नहीं लिखा जा सकता था। तो इस तरह से ये जो पट्टिकाएं हैं जब ये धूप में सूखकर पक्की हो जाती थी तो फिर जो है ये परमानेंट एक रिकॉर्ड की तरह काम में लाई जाती थी। और यहाँ पर जो है खुदाई में सैकड़ों पट्टिकाएं जो हैं इस प्रकार की मिली हैं। तो ये पट्टिकाएं इस तरह की वहाँ पे अलग अलग कामों के लिए लिखी जाती थी, जैसे भूमि के अधिकार पत्र के लिए कि किसी को भूमि का हस्तांतरण किया गया तो उसका रिकॉर्ड लिखा जाता था। राजा वगैरह के आदेश जो होते थे, नए कानून बनाए जाते थे उनको लिखा जाता था, या फिर जो है मंदिरों द्वारा दिए गए लोगों को सामान आदि की सूचियां भी इनमें वहाँ पे मिलती थी। तो इस तरह से विविध प्रकार के जो व्यापारिक लेन देनों का रिकॉर्ड भी वहाँ पे रखा जाता था। तो इस तरह से जो है लेखन कला का वहाँ पर विकास हुआ था। अब पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं कि दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े क्यों होते थे, स्पष्ट कीजिए कि वहाँ पर जो ग्रामीण लोग थे, किसान वगैरह थे, वो आपस में क्यों झगड़ते थे, उनके कारणों पर हम विचार करेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार जो है
हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ग्रामीणों में जो झगड़े होते हैं, ग्रामीण कृषि, क्योंकि ग्रामीण कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं और कृषि के लिए ज़मीन और पानी दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो उन्हीं के ऊपर जो है उनके झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि कृषि के लिए ज़मीन चाहिए और जो है उत्पादन के लिए जो है पौधों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है। तो जो झगड़े होते हैं उनके मूल कारण में पानी और ज़मीन नदी था। और नदियाँ जो थी वो अक्सर जो है अपना, और उसकी नदियाँ और उसके सहायक जो नदियाँ थी दजला और फरात की, वो कई बार अपना रास्ता बदल लेती थी। रास्ता बदलने के कारण लोगों को जो है पुनर्स्थापित होना पड़ता था, यानी कि वो फिर जो नई बदली हुई नदियां जो जगह बदल लेती थी उस तरफ को चले जाते थे, क्योंकि पहले वाले गांव जो हैं वो विस्थापित हो जाते थे, क्योंकि वहां पर सूखा पड़ जाता था। कृषि कार्य करना नदियों का रास्ता बदल लेने के कारण असंभव हो जाता था, क्योंकि सिंचाई के लिए वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वर्षा इतनी अधिक नहीं होती थी कि उससे सिंचाई की जा सके। तो और दूसरे जो साधन थे वो भी इतने विकसित नहीं थे, तो इसीलिए लोग जो है वहाँ से चले जाते थे। तो नई जगह पे जाना और फिर वहाँ पे बसने के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता था। और इसके अलावा जो है नदी की जलधाराओं में जो ऊपर की तरफ लोग रहते थे, क्योंकि आपको पता है कि पानी ऊंचे से नीचे की तरफ को बहता है, यानी कि ऊंचाई से नीचे, ऊंचे भागों से नीचे भागों की तरफ को बहता है। तो जो ऊपर की तरफ जो कृषक लोग थे, यानी कि जो है नदियों की तरफ से ऊपर से, जैसे उत्तर की तरफ से वो बह के नीचे दक्षिण की तरफ को आती थी, तो उनमें जो उत्तर की तरफ के लोग थे, ऊपर के भागों के लोग थे, वो नदियों के अधिक पानी का जो उनको भाग निश्चित है, क्योंकि जल के ऊपर सबका अधिकार था, लेकिन वो उनको जो हिस्सा है उससे वो बहुत ज़्यादा जो है पानी का उपयोग करते थे, ताकि उनकी जो है कृषि बढ़िया हो सके। तो लेकिन उनके ज़्यादा उपयोग कर लेने से क्या होता था कि नीचे के, ऊपर वाले किसान तो ज़्यादा कर लेंगे लेकिन नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसके अलावा वो क्या करते थे कि नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाती थी उससे नदियों में गाद बन जाती थी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। तो जो वो गाद जो है वहाँ भर जाती थी, तो ये किसान जो है ऊपर के भाग वाले जानबूझकर उसको नहीं निकालते थे, ताकि नदी का बहाव जो है वो कम हो जाए और नीचे के भाग के किसानों को कम पानी मिल सके। तो इससे क्या होता था कि उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग कर पाते थे। इसी वजह से जो है निचले इलाकों में रहने वाले किसान ऊपरी भागों में रहने वाले किसानों से झगड़ा करना पड़ता था उनको पानी की मांग को लेकर। तो नीचे वाले किसान जो हैं वो पानी नहीं मिलता था, तो उनके खेत जो है सूख जाते थे, और ये जो है झगड़े का मूल कारण बनता था, क्योंकि उनकी सारी वर्ष भर की मेहनत या पूरे सीजन की मेहनत जो है वो बेकार चली जाती थी, क्योंकि पौधे, खेत आदि सूख जाते थे। तो इस वजह से जो है उनमें आपस में झगड़े होते रहते थे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में परिवार व शादी के लिए कैसे नियम थे, स्पष्ट कीजिए। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि समाज में जो है एकल परिवार जो था वो आदर्श माना जाता था। एकल परिवार जो है उसमें ये होता है पति पत्नी और उनके बच्चे, तो इसको जो है आइडियल सिचुएशन मानी जाती थी। तो और पिता जो है वो परिवार का मुखिया होता था, मतलब जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे। और इसके अलावा जो है शादी की शुरुआत में वधू के माता पिता अपने जो है सहमति देते थे शादी के लिए, उसके बाद ही विवाह होता था। और इस विवाह की रस्म पूरी होने पर दोनों पक्ष जो हैं उपहारों का आदान प्रदान करते थे, यानी कि दोनों पक्ष एक दूसरे को उपहार देते थे। ये नहीं है कि पुरुष जो है वर की तरफ के लोगों को उपहार मिलेंगे या वधू के पक्ष के उपहार मिलेंगे, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को उपहार दिया करते थे। और इसके बाद जो है वो सभी बैठकर जो है एक साथ भोजन करते थे, और उसके बाद जो है जो उनके मंदिर थे वहाँ पूजा करने के बाद जो है सास जो है नववधू को लेने के लिए आती थी, और इस तरह से जो है विवाह संपन्न होता था। तो शादी के बाद जो है पुत्र जो है वो माता पिता के पास ही रहता था। तो और लेकिन जो वधू थी उसे अपने पिता का घर छोड़ के आना
रहना पड़ता था। तो पिता का घर और उसका पशुधन, यानी कि उस पिता का घर भी बाद में उसको पुत्र को मिल जाता था, उसके पशु वगैरह थे वो भी उसके पुत्रों को मिल जाते थे, खेत वगैरह उनके पुत्रों की संपत्ति होती थी, उनको उसका हक मिल जाता था। तो इस तरह से जो है ये मेसोपोटामिया में पारिवारिक व्यवस्था थी, जिसमें एकल परिवार जो है वो आदर्श माने जाते थे। हालांकि कई परिवारों में जो है पिता वगैरह जो है वो भी मतलब दादा जो थे बच्चों के, दादा दादी वो भी साथ में मिलते हैं, लेकिन ये काफ़ी रेयर कंडीशंस में जो है मिलते हैं। चाचा ताऊ वगैरह और दूसरे रिश्तेदार, एक मतलब जैसे भारत में जो है एक कुटुंब प्रणाली थी, संयुक्त परिवार प्रणाली थी, उसका यहाँ पर अभाव दिखता है। तो ये जो है यहाँ के मेसोपोटामिया की परिवार और शादी के नियम जो हैं वो आपको इस प्रश्न में इन पॉइंटों के द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।